Normally. Good morning. And yesterday we discussed how the deposits by commercial banks are utilized. वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किए हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, जिनमें रहकर दे नीड टू वर्क लाइक जनरली वी अज्यूम। अब एक यहाँ पे डाउट ये लगा बच्चों को कि हम अब जो मैंने कहा था कि 1/3 विड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप सिर्फ 1/3 विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपना पूरा पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई भी बार कोई भी रुकावट नहीं है। 1/3 विड्रॉ का मतलब ये नहीं था कि आपने अगर अपना पैसा जमा किया है तो आप उसका 1/3 विड्रॉ करेंगे, नहीं, आप अपना पूरा पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बेटा। आप अपना पूरा पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। 1/3 विड्रॉ का मतलब ये था कि जनरली हम सब लोग, देखिए मैं बैंक में पैसा जमा करने जाता हूँ आज, तो क्या मैं कल को सारा पैसा निकाल लेता हूँ? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है ना। आप जितना भी डिपॉजिट रखते हैं, जितना भी सेविंग रखते हैं, जब विड्रॉ करते हैं तो उसका एक थोड़ा सा परसेंट विड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली ऑल ओवर इंडिया ये देखें कि हम सब मिलकर एक दिन में कितना विड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे टोटल डिपॉजिट का 1/3 होता है। यानी कि इंडिया में जितना भी डिपॉजिट होता है उसका 1/3 लोग जनरली विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें CRR कैश रिजर्व रेशो अपने पास पैसा रखना पड़ता है, SLR स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो आरबीआई के पास पैसा जमा करना पड़ता है। फिर जो बचता है उसमें से उन्हें बोरोइंग्स भी करनी है और इन्वेस्टमेंट भी करने हैं। साइड वाले पिक्चर में हमने ये देखा था, इधर जो हमने बनाया था कि बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। वो एग्रीकल्चर है, हाउस होल्ड है, स्टूडेंट है, फर्म है, स्मॉल बिजनेस है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। एक कमर्शियल बैंक को सभी को लोन देना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग गूगल पे नेट पे चेक करते होंगे, एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, तो सभी के लिए अलग अलग टाइप के लोन प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं कौन? कमर्शियल बैंक्स। दूसरी बात, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा, तो इन्वेस्टमेंट में आरबीआई ने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ ही थोड़े से एवेन्यूज को अवेलेबल बनाया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जनरली तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी आइडल मनी, एक्स्ट्रा मनी होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड परचेज करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉन्ड परचेज करते हैं, फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स के बॉन्ड परचेज करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट लोगों के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ये सब एक बैंक का होता है। और जो हमने लिखा था कि बैंक इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो ये लास्ट पार्ट होता है जिससे उसे प्रॉफिट होता है। ओके, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड। कुछ भी पूछना है किसी ने? अब तक जो मैंने डिस्कस किया है उसमें से आपने कुछ पूछना है किसी ने बेटा? नहीं पूछना है। चलिए, तो कल हमने जो हेडिंग लिखा था बेटा, क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं अपना। आई होप के सभी के पास रजिस्टर और पेन होगा। पहले उसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। कल हमने उसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ एक हेडिंग लिखाया था आपको। उसके बाद मैंने बीच में वो टॉपिक स्टॉप कर दिया था सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि इंडिया के कमर्शियल बैंक वर्क कैसे करते हैं, उन लोगों के पास जो पैसा आता है उसे वो यूटिलाइज कैसे करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट से होता है। इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज इंटरेस्ट इनकम ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। इतना क्लियर है हम सबको? कुछ पूछना है किसी ने इसमें? चलिए, अब कमर्शियल बैंक का सिर्फ एक ही टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आएगा। सिलेबस में आप चेक कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने इन एडवांस आप सभी को सिलेबस फॉरवर्ड कर दिया था। दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। लिखिए बेटा, इसमें लिखना है आज आपने, इट इज वन ऑफ द, it is one of the
जो बच्चे आज क्लास में आए हैं पहली बार या 2-3 दिन के बाद, उन्हें बता देता हूं मैं। कल हमने एक हेडिंग लिखा था, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन लिखी। उसके बाद कमर्शियल बैंक से रिलेटेड एक ही टॉपिक हमने करना है, उस टॉपिक का नाम है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। अगर आपने वो टॉपिक नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। और इसीलिए मैं आपसे बोलता रहता हूं कि वी शुड बी रेगुलर इन द क्लास। चैप्टर नंबर 5 का जो हमने नहीं पढ़ा वो चैप्टर नंबर 6 में काम आएगा। अब आपने वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली क्लास मिस की है तो वो कंसेप्ट आपका मिस हो गया है, ये नुकसान होता है बेटा इसका। इसमें जितना भी हमने पढ़ना है, जितना भी हमने पढ़ना है बेटा, वो सब चैप्टर नंबर 6 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 7 से कनेक्टेड है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो 8-9 से कनेक्टेड है, जो 9 है वो 10 से कनेक्टेड है, 10, 11th और 12th से कनेक्टेड है। सब चैप्टर कनेक्टेड है एक दूसरे से। कुछ कंसेप्ट्स का हम नाम लेंगे, कुछ कंसेप्ट्स की एनालिसिस करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इन बिटवीन हम क्लास में नहीं होंगे, वो टॉपिक हम नहीं अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में कम हो जाएगा, है ना, ये इसका नुकसान होता है। तो आप रेगुलर रहे क्लास में। और मैं वैसे भी आपको पता है बहुत लंबी क्लास नहीं लेता हूँ, 40 मिनट्स में मैं 9-10 पे स्टार्ट करता हूँ, 9:40 से 1-2 मिनट पहले फिनिश कर देता हूँ। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 और 30 और 35 मिनट्स, दैट मच टाइम कैन बी अरेंज्ड। लिखिए, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक हमारा हेडिंग है, उसमें हमने लिखना है, इट इज one of the most important it is one of the most important activity of commercial banks. It is one of the most important activity of commercial banks. Full stop. It is also known as money creation और डिपॉजिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। फुल स्टॉप। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट लाइन से इसकी डेफिनेशन लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, आउट ऑफ द, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अब आप, आउट ऑफ द, आउट ऑफ द total deposits, out of the total deposits received by commercial bank बेटा 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए, आई नीड टू
चलिए बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, लिखिए, आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय कमर्शियल बैंक, दे आर एबल, दोबारा बोल देता हूं मैं, आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय कमर्शियल बैंक, they are able to create credit, they are able to create credit, मैं दोबारा बोल देता हूं, सुन लीजिए, out of the total deposit received by commercial bank, they are able to create credit, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा, which is more than the total deposit, which is more than the total deposit, which is more than the total deposit, full stop। मतलब जितना डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं, सपोज कर लीजिए कल के एग्जांपल में हमारा टोटल डिपॉजिट 100 रुपीज था, तो बैंक उस 100 रुपीज से जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स होता है। यानी कि इकोनॉमी में जो क्रेडिट, जो लोन वो देते हैं, वो उनके टोटल डिपॉजिट से कई गुना, मैनी टाइम्स ज्यादा होता है। और ये बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जितनी फर्म्स होती हैं, जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें बोरोइंग चाहिए होती है, उन्हें लैंडिंग चाहिए होती है। अपने पैसे से कोई भी प्रमोटर बिजनेस नहीं करता है। आप कभी भी देख लीजिए, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा भी होगा या इस बार आप पढ़ेंगे डेट इक्विटी रेशो। जनरली आपको अब तक ये पता लग चुका होगा कि आइडियल डेट टू इक्विटी रेशो कितना होता है। आइडियल डेट इक्विटी रेशो कितना होता है, कोई बता सकता है मुझे? आइडियल डेट टू इक्विटी रेशो कितना होता है बेटा? एनीवन कैन रेज हिज और हर हैंड। आइडियल डेट टू इक्विटी रेशो होता है बेटा 1:2। 1:2 का मतलब है कि एक बिजनेस में 1/3 पैसा प्रमोटर लगाते हैं और 2/3 पैसा लोन का होना चाहिए, बोरोइंग का होना चाहिए। यानी कि अगर रिलायंस का जो टर्नओवर है वो 15,000 करोड़ है, तो 5,000 करोड़ प्रमोटर्स का हो और 10,000 करोड़ की उन्होंने बोरोइंग की हो। लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखेंगे तो ये 1:2 की जगह 1:6, 1:10, 1:20, 1:30 तक चला जाता है। यानी कि अगर 15,000 करोड़ का बिजनेस है तो सिर्फ 1,000 करोड़ या 500 करोड़ प्रमोटर के होते हैं, बाकी सब बोरोइंग होती है। इतना ज्यादा लीवरेज होता है। और ये इतनी बोरोइंग क्रिएट कहां से होती है, अवेलेबल कौन कराता है, प्रोवाइड कौन करता है इकोनॉमी में बोरोइंग? कमर्शियल बैंक। और ये कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में, कि जब कभी भी फर्म्स को लोन की जरूरत होती है, बोरोइंग की जरूरत होती है, तो कमर्शियल बैंक को बोरोइंग प्रोवाइड करा देते हैं। और यही हमने अभी सिर्फ लिखा है। अब ये कैसे कराते हैं उसके लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, लिखिए आप यहां से, जहां से आपने खत्म किया। दिस प्रोसेस, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन this process of credit creation can be understood by making some assumptions, can be better understood by making
some assumptions. अब हमें कुछ assumptions लेनी पड़ेंगी। assumptions का मतलब आप समझते होंगे, 9th-10th में भी मैथ में आपने assume किया होगा, let us assume there are two entities x and y। तो आप assume कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस प्रोसेस को आइडियली अंडरस्टूड करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कुछ सिचुएशंस को। वो सिचुएशन जो हम अज्यूम करते हैं वो रियल लाइफ में नहीं होती हैं। पहली बात याद रखिए, अजम्पशन का मतलब होता है एक बाउंड्री जिसमें रह के हमने उस कंसेप्ट को डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए फर्स्ट अजम्पशन, नेक्स्ट लाइन में लिखिए the entire commercial banking system, the entire ENTIRE, the entire commercial banking system is, the entire commercial banking system is one unit, is one unit and is one unit and known as bank, and known as bank, BANK, बैंक। यानी कि हमने सबसे पहले ये अज्यूम किया है, हमने सबसे पहले बेटा ये अज्यूम किया है कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही बैंक है। जितने भी बैंक हैं हमने ये मान लिया कि वो एक ही बैंक की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। क्लियर? पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक बैंक है और जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सब उसी बैंक की होंगी, ये हमने अज्यूम किया है। सेकंड अजम्पशन लिखिए नेक्स्ट लाइन में, सेकंड अजम्पशन लिखिए all receipts and payments, all receipts and payments in the economy, all receipts and payments in the economy, all receipts and payments in the economy are completed through bank, are completed through bank, full stop. There are THERE, there are no cash transactions, there are no cash transactions. थर्ड पॉइंट लिखिए, ये तो क्लियर हो गया होगा सबको, इसे बताने की जरूरत नहीं है। जितना भी पेमेंट आप करेंगे या रिसीव करेंगे वो बैंक के थ्रू होगा, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कैशलेस इकोनॉमी होगी। थर्ड लिखिए लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो लीगल रिजर्व रेशो लिखिए, ये नया वर्ड है हमारे लिए, लीगल रिजर्व रेशो ब्रैकेट में लिखिए LRR, लीगल रिजर्व रेशो इज 20%, इज 20%, लीगल रिजर्व रेशो इज 20%। अब यहां इन अजम्पशंस में अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए। इन assumptions में से we have written 3 assumptions here. Any assumption which is not clear to you, you can raise your hand and we can discuss before moving forward. Anything? Yes, please. Good morning, sir. Morning. So, what is third point? बेटा ये अभी डिस्कस करने वाला हूं मैं। देखिए ध्यान से देखिए, आपने कल मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़ाए थे, CRR और SLR, है ना। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशो, बैंक में जितने पैसे जमा होते हैं उसका वो पार्ट
जो बैंक्स को अपने पास रखना होता है, CRR, विद बैंक्स प्लस विद RBI, इन दोनों को मिलकर बनता है LRR, लिक्विड रिजर्व रेशो। बैंक्स के पास जितना पैसा होता है उसका वो परसेंट जो बैंक या तो अपने पास रखता है या RBI के पास रखता है, उसको मिलकर बनता है LRR। लिख लीजिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, इसे लिख लीजिए। जहां पे आपने थर्ड अजम्पशन फिनिश की है उसके नीचे लिख लीजिए इसे। ये लिख लिया होगा आपने, आई होप, है ना। चलिए, ये होता है हमारा LRR, लिक्विडिटी या रिजर्व रेशो या लीगल रिजर्व रेशो। इतना क्लियर है। अब आपने सिर्फ ये समझना है, आज सिर्फ हम इसे समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक होता है, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी में कुछ लोग पैसे जमा करते रहते हैं, ठीक है ना। जब आप पैसे जमा करते हैं तो जमा करने के बाद उसमें से कुछ पैसे LRR में चले जाते हैं, जो पैसे LRR में नहीं जाते हैं वो लोन पे चले जाते हैं। ये चारों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्लियर है आपको? सब, जिसे कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा, यू कैन रेज योर हैंड। सबसे पहले आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे, उस डिपॉजिट में से कुछ पैसा बैंक अपने पास प्लस RBI के पास रखेगा, यानी कि वो पैसा वापस इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा, यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया कि वो सारा पैसा बैंक लोन में दे देगा। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट राउंड में मैं 100 रुपीज डिपॉजिट करता हूँ और LRR हमने ये अज्यूम किया है 20%, आप कितना भी अज्यूम कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं 20% अज्यूम करता हूं तो 20 हुआ, कितना पैसा बचेगा बैंक के पास? 80। बैंक ने वो 80 रुपीज लोन में दे दिया। ये फर्स्ट राउंड क्लियर है सबको? अगर फर्स्ट राउंड क्लियर है तो एक थम्स अप दे दीजिए मुझे जल्दी से, ताकि मैं समझ जाऊं। शो मी अ थम्स अप इफ फर्स्ट राउंड इज क्लियर। अभी सबने थम्स अप नहीं किया है। चलिए बेटा, थैंक यू। अब हम देखते हैं इसका दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में यहाँ पर हमारी सेकंड अजम्पशन काम में आएगी। हमारी सेकंड अजम्पशन क्या थी, जरा एक बार पढ़िए आप लोग अपने लिए। नो कैशलेस, नो कैश ट्रांजैक्शंस। जस्ट अ मोमेंट बेटा, जस्ट अ मोमेंट।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली आई रिसीव्ड अ कॉल बैक फ्रॉम बैक होम। चलिए, तो ये फर्स्ट राउंड इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकंड राउंड में क्या होगा, हमने बेटा सेकंड अजम्पशन पढ़ा है, नो कैश ट्रांजैक्शन, कोई कैश ट्रांजैक्शन हमारा नहीं होगा, कैशलेस इकोनॉमी है। तो अब ये 180 रुपीज का जिसने लोन लिया है, सपोज कर लीजिए दैट पर्सन इज मिस्टर श्याम एंड ही नीड टू बाय अ ट्रैक्टर। ये हम सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं, वो एक आदमी है जिसने लोन लिया है, उसे ट्रैक्टर परचेज करना है लोन लेके, तो वो ट्रैक्टर वाले को पेमेंट कैसे करेगा, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। तो ये 80 रुपीज का जो उसने लोन लिया है वो ट्रैक्टर वाले के अकाउंट में उसने डिपॉजिट कर दिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? भाई हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन रखना है, जो मैंने लोन लिया है या किसी भी आदमी ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया है, वो जिसे वो लोन का पेमेंट, आपने अगर लोन लिया है तो आप किसी को पेमेंट भी करोगे ना, तो जिसे आपने पेमेंट करना है उसे पेमेंट आप कैसे करोगे, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए मेरा ये जो अकाउंट था 100 रुपीज वाला, ये तो पठानकोट की ब्रांच में था, ये दसवा की ब्रांच में है। ठीक है, अब दसवा की ब्रांच के पास 80 रुपीज आ गए हैं, दसवा की ब्रांच क्या करेगी, उसका 20% अपने पास रखेगी और 64 रुपीज का लोन दे देगी। अब जिसने 64 रुपीज का लोन लिया है उसे एक लैपटॉप परचेज करना है, जो लैपटॉप जालंधर से आना है। थर्ड राउंड में क्या होगा, ये पैसे हम जालंधर की ब्रांच में डिपॉजिट कर देंगे। अब जालंधर की ब्रांच क्या करेगी, इसका 20% अपने पास रखेगी और 80% लोन दे देगी। राउंड नंबर सेकंड एंड थर्ड अगर आप समझ गए हो तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं। राउंड नंबर सेकंड एंड थर्ड अगर आप समझ गए हो, अगर आप राउंड नंबर सेकंड एंड थर्ड समझ गए हैं बेटा, तो आप क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस भी समझ गए हैं। इट इज वेरी इजी प्रोसेस, इसी को क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, इसी को क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो राउंड्स हैं, ये थर्ड राउंड के बाद फिनिश तो होते नहीं है, इसमें होता क्या है आगे देखिए, ये राउंड ऐसे ही चलते रहते हैं, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। हमें सभी राउंड की कैलकुलेशन करके दिखाना जरूरी नहीं होता है, हमने शुरू में 1 2 3 राउंड की कैलकुलेशन करके दिखा दी बस, एंड दैट इज सफिशिएंट। ओके, अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि ये फिनिश कहां पे होती है, ये प्रोसेस पूरा कहां पे होता है। ये प्रोसेस पूरा कहां पर होता है, यहां पे देखिए अब ध्यान से, उसके लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है। पहले आप ये टेबल बना ले बेटा, जल्दी से आप ये टेबल बना लें, और आज हम यहीं तक रखते हैं बस, है ना, आपके दूसरे लेसन का टाइम भी हो गया है। इस टेबल का मैं आपको फोटो खींचकर भेज दूंगा थोड़ी देर में, तो वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम। Thank you very much for joining. You can go and join other classes because there are only 2 minutes in other classes. Have a nice day. Take care of yourself. इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा।